Hi guys. Hi guys, welcome to the third part of this particular chapter 3. Accounting standards. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। और अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है? ये गाइडलाइंस है जिसको हम गैप बोलते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री यानी कि आईसीएआई, हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा है। ये प्रिंसिपल गैप आपके फॉलो करते हैं फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग रूल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं जो आपके मेजरमेंट, आपकी वैल्यूएशन, आपके डिस्क्लोजर के साथ चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को कवर करते हुए चलते हैं। पहला उसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे गाइडलाइंस है। ये आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रोड्यूस होती है। ये मेरे को रियलिटी के बारे में बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को यूनिफॉर्मिटी को लेकर आता है, मेरी ट्रांसपेरेंसी को लेकर आता है। यहाँ तक कि मुझे कंसिस्टेंसी और कंपैरेटिबिलिटी, हर एक फर्म इंडिया में कितनी करोड़ों कंपनियां होंगी, उन सबके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसे ही मेजर है। सोल प्रोप्राइटर्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से, यहाँ तक कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से, और कंपनीज के तो अलग होते ही हैं। और यहाँ तक कि मेरे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरीके से। अरे कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी में हेल्प हो जाती है, ऑडिटिंग करने में हेल्प हो जाती है, और यहाँ तक कि ना छापा मारने में भी हेल्प हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को लॉज ऑफ द कंट्रीज के साथ चलता है। जीएसटी क्या है? हर एक सोचो, इमेजिन द सिचुएशन, भाई यूपी का जीएसटी अलग, और क्या कहते हैं हमारा मध्य प्रदेश का अलग। पहले ऐसा होता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के वजह से और जीएसटी आने के बाद हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉज ऑफ द कंट्री में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है जी, आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपकी जितनी भी अकाउंटेंसी है, जब आप अभी तो 11वीं में, आप अभी तो आप बेसिक बेसिक सब पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप कॉलेज में मूव करेंगे, जैसे जैसे आप सीए बनते हैं, ओ माय गॉड, कैसे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अकाउंटिंग में आ जाती है। आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आपके एक्सेप्टेबल है, आप अडॉप्ट कर सकते हैं विद द सस्टेनेबल डिस्क्लोजर। अकाउंटेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज कहाँ होता है भाई? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प करता है, ये यूनिफॉर्मिटी में हेल्प करता है, ये ताकि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ना हो। ये कॉन्फिडेंस लेकर आता है और ऑडिटर्स को हेल्प करता है। ठीक है, ये है मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एक बारी मैं आप लोगों को बोलूंगा, पहले आप अपनी बुक से रीड कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। So now we move to the next topic, IFRS, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना आपकी नेशनल इकोनॉमी बिल्कुल इंटीग्रेट होकर इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ ट्रेड करने लग गई है। आपकी इंडिया में देखो, कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ सीए नहीं कर रहे, एसीसीए कर रहे हैं। एसीसीए मींस यूके का सीए। कितने लोग सीएमए कर रहे हैं, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएसए का। कितने लोग यूएससीपीए कर रहे हैं, यानी वहाँ के कॉस्ट एंड पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एंटरप्राइजेस हमेशा अपने बिजनेस ग्लोबली करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर आपको कंपेयर करना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है हर एक कंपनी का। तो इसीलिए हम लोगों ने एक पूरी मार्केट को एक कर दिया है। इसमें आपस में कंट्रीज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, इंडिया और यूके का है। हर अपने डिसीजंस अपनी एफिशिएंसी के साथ ये लोग आगे चलते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसी वजह से ही बनाए गए हैं, जो अब बनाकर आईएफआरएस के नाम से आते हैं, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये अगर बात करूं दोस्तों, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के क्या है भाई? एक स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल ग्लोबल अकाउंटिंग तैयार करनी है, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चले। वो पीछे वाला क्या था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इंडिया का था। ये प्रमोट करना है एप्लीकेशन ऑफ दो स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर हमें एक स्पेशल नीड्स के बारे में बात करनी है, इमर्जिंग इकोनॉमीज के बारे में, और आईएफआरएस को एक हाई क्वालिटी सोल्यूशन देना। आईएफआरएस का जो मीनिंग है वो क्या है कि आपने जो आईएफआरएस है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने शुरू करा है।
ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 मार्कर में कि आईएफआरएस ने किसने शुरू करा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने, जो हमारी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सेटिंग बॉडी है। आईएएसबी ये आपके एम्फोसिस करता है आपके प्रॉपर प्रिंसिपल्स पे, ये आपको इंटरप्रिटेशन हेल्प करता है। यार फॉर एग्जांपल कोई भी नए जैसे लॉज आ रहे हैं दिन बर दिन, कोई भी नए लॉज बन रहे हैं, तो उन अकाउंटिंग लॉज को एक साथ कंपाइल करने में कौन हेल्प करेगा? आईएएसबी। आईएफआरएस मार्केट्स को स्टडी करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को स्टडी करता है हर एक कंट्री की। यहाँ पर ये सारे स्टैंडर्ड जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो एप्लीकेशन कहाँ से लेगा? आईएफआरएस से ही लेगा। वो देखेगा कि कैसे हमारे पास स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं। हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं आईएफआरएस में कि भैया ये तो होंगे ही होंगे। एक तो आपको याद होगा एक्रूअल, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब जिस दिन पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई वही आपका चलेगा। याद है ना, मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई वही रिकॉर्ड होगा, जिस दिन पैसा आया उस दिन नहीं। गोइंग कंसर्न क्या था कि लाइफ ऑफ द बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट है। आपकी मेजरिंग यूनिट अजम्पशन में ये कहता है कि हमें अपनी परचेजिंग पावर देखनी है, और आपकी कांस्टेंट परचेजिंग पावर अजम्पशंस को देखकर आपकी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए चलना। इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आईएफआरएस प्रिपेयर करता है वो क्या क्या है? वो है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपकी इक्विटी, आपकी कैश फ्लो, और आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्हीं के साथ होता है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी मेरी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो मेरी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इक्विटी, इक्विटी में क्या है कि किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पार्टनरशिप है तो कंपनी में, कैश फ्लो एनालिसिस कि कंपनी के पास कितना कैश है और कितनी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मतलब कि वो कैपिटल जो आपकी सैलरीज वगैरह देने में हेल्प करती है, और आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स। आईएफआरएस का फायदा क्या है? आईएफआरएस का फायदा है आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए। बाहर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपका अच्छा होगा तो कंट्री में पैसा आएगा, अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा तो भूल जाओ। भाई सीए का काम क्या है? साइन करना, कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके एक साइन की वजह से, सीए के साइन की वजह से कितने लोगों करोड़ अपना पैसा लगा देते हैं। अब आईएफआरएस और इंडियन गैप में फर्क समझ लीजिए। आईएफआरएस प्रिंसिपल बेस्ड है, इंडियन गैप हमारे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। आईएफआरएस फेयर वैल्यू कंसेप्ट में जाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में जाता है। यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सारे के सारे इंडियन प्रिंसिपल्स में होते हैं। अकाउंटिंग आईएफआरएस में थोड़े कम चीजें हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ज्यादा। इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, या तो भैया आईएफआरएस को पूरा क्या कहते हैं अडॉप्ट कर लो, या तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस के जैसे बना दो। हम लोगों ने क्या करा, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आईएफआरएस जैसे बनाया। ये नहीं कि हमने पूरा अडॉप्ट कर लिया आईएफआरएस, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को उस हिसाब से रखा। इसी वजह से हमारे पास इंडिया ने क्या करा है कि हर एक चीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है। हमारे पास कुछ चीजें आईएफआरएस के हिसाब से, कुछ चीजें हमारे यहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है दोस्त, यहीं तक ही मेरा चैप्टर है। ये पूरी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अब इसके पीछे के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और नेक्स्ट क्लास में, और यहीं पर ही मेरा खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस ये चैप्टर। सर, मेन क्वेश्चन क्या था?